दोस्तों, मैं समझता हूं कि जिनके पास पर्याप्त पैसे हैं वो इन वीडियो से ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। वो वही करेंगे जो वो चाहते हैं। मेरी सबसे ज्यादा चिंता उन लोगों की रहती है जिनके पास लिमिटेड पैसे रहते हैं, और मेरी कोशिश रहती है कि वो सबसे ज्यादा यूजफुल कैमरा कम से कम प्राइस में ले सकें। एक मैसेज सभी फोटोग्राफर को देना चाहूंगा कि कभी भी अपने कैमरे से निराश मत होना। यकीन मानिए, कैमरा कोई भी अच्छा बुरा नहीं होता है। यदि आप अपनी फोटो से असंतुष्ट हैं तो अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। कोई अच्छा कोर्स ज्वाइन करिए। यूट्यूब से भी अच्छी जानकारी मिल जाती है। अच्छे फोटोग्राफर्स के संगत में रहिए। एक दूसरे से भी बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाती है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप नया कैमरा खरीदना चाहते हैं तो ये काफी उलझन भरा हो सकता है। मार्केट में इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि उनमें से बेस्ट चुनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, खास तौर पर आपके बजट के अनुसार आपकी सभी जरूरतों को पूरा करना। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप सभी तकनीकी शब्दों, सेंसर ऑप्शंस और अतिरिक्त फीचर्स को समझ सकते हैं और अपने लिए सबसे अच्छा कैमरा चुन सकते हैं। 2024 में डिजिटल या मिररलेस कैमरा खरीदने के बारे में सबसे पहली बात जानने वाली यह है कि अब बुरा कैमरा खरीदना लगभग असंभव है। वर्तमान में उपलब्ध कैमरे लगभग सभी शानदार हैं। बाजार में उपलब्ध हर कैमरा बेहतरीन तस्वीरें खींचने में सक्षम है, बशर्ते आप अपने कैमरे का उपयोग करना सीखें और फोटोग्राफी की बेसिक बातें समझें। क्रिएटिविटी, लाइट और टाइमिंग, यह सभी मिलकर फोटोग्राफी को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा देती हैं। आप यूं समझिए कि आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स वाला कैमरा नहीं, बल्कि आपको अपने लिए सही कैमरा चाहिए। आपके लिए सही कैमरा इस पर निर्भर करता है कि आप क्या फोटो खींचना चाहते हैं, आप इसे कैसे उपयोग करना चाहते हैं, आप कहां शूटिंग करेंगे, और कई अन्य सवाल जिनका जवाब केवल आप ही दे सकते हैं। आपकी मदद करने के लिए मैं कैमरे के हर प्रमुख फैक्टर के बारे में बुनियादी बातें समझाऊंगा, तकनीकी शब्दों को सरल बनाऊंगा और चीजों को व्यावहारिक स्तर पर समझाऊंगा। आप किस प्रकार की फोटो लेना चाहते हैं? आपके लिए सबसे अच्छा कैमरा खोजने का पहला कदम यह जानना है कि आप इसके साथ क्या करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप जानते हैं कि आप स्पोर्ट्स या वाइल्ड लाइफ की तस्वीरें लेंगे, तो आपको विशेष ध्यान देना चाहिए कि कैमरे का ऑटोफोकस कितना अच्छा है और यह कितनी तेजी से तस्वीरें खींच सकता है। इसे फ्रेम प्रति सेकंड या एफपीएस में मापा जाता है। अगर आप वीडियो भी बनाना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपके पास उच्च गुणवत्ता वाली वीडियो सुविधाएं हों, जैसे स्लो मोशन के लिए 4K 100 fps और रोलिंग शटर को खत्म या कम करने के लिए कुछ खास फीचर्स होने चाहिए। अगर आपको एस्ट्रोफोटोग्राफी पसंद है तो आपको ध्यान देना चाहिए कि सेंसर में कितना नॉइज होता है। आजकल बनाए गए हर कैमरे से बेहतरीन तस्वीरें ली जा सकती हैं, लेकिन कुछ कैमरे विशेष कार्यों के लिए दूसरों से बेहतर होते हैं, जैसे अभी एग्जाम्पल्स में मैंने बताया है। आप किस प्रकार की तस्वीरें बनाना चाहते हैं, यह जानना आपकी कैमरा सर्च को सीमित करने में मदद करेगा। यदि आप प्रोफेशनल फोटोग्राफी करना चाहते हैं और वेडिंग या दूसरे इवेंट्स कवर करना चाहते हैं तो बहुत एडवांस फीचर्स वाला कैमरा लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि सामान्य कैमरा लेकर बचे हुए पैसों को अच्छे लेंस, फ्लैश और दूसरे जरूरी इक्विपमेंट्स खरीदने में उपयोग करें। अगर आप फोटोग्राफी में नए हैं और नहीं जानते कि आपको क्या पसंद आएगा, तो चिंता न करें। अत्याधुनिक विशिष्ट फीचर्स जैसे सुपरफास्ट ऑटोफोकस के बारे में चिंता न करें। इसके बजाय सामान्य उपयोग के लिए बनाए गए शुरुआती स्तर के कैमरों पर ध्यान दें, जो आपको कुछ पैसे बचाने में भी मदद करेगा। मिररलेस वर्सेस डीएसएलआर। क्या आपको मिररलेस कैमरा या ट्रेडिशनल डीएसएलआर कैमरा लेना चाहिए? अंतर उनके नाम में ही है। डीएसएलआर कैमरे अब बनना लगभग बंद से हो गए हैं। मिररलेस कैमरों से आप इलेक्ट्रॉनिक व्यूफाइंडर से देखते हैं तो आप एक छोटे एलसीडी स्क्रीन को देख रहे होते हैं जो आपको एक लाइव वीडियो फीड दिखा रहा होता है। इसके कई फायदे होते हैं, जिनमें आपके दृश्य को एक बटन के टच से बड़ा करने की क्षमता, आपके चुने हुए एक्सपोजर सेटिंग्स पर इमेज कैसी दिखेगी उसका प्रीव्यू, और वीडियो शूटिंग के समय बेहतर ऑटोफोकस शामिल है। मिररलेस कैमरे हल्के और छोटे भी होते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए मिररलेस कैमरा सबसे अच्छा रहेगा। अपवाद तब होगा जब आपके पास ऐसे बहुत सारे लेंस हों जो केवल डीएसएलआर के साथ काम करेंगे।
अगर आपने डीएसएलआर के लिए डिजाइन किए गए लेंस पर हजारों खर्च किए हैं, तो आप डीएसएलआर के साथ बने रह सकते हैं। लेकिन आजकल लगभग सभी कंपनियां ऐसे एडाप्टर बनाती हैं जिसकी मदद से डीएसएलआर के लेंस मिररलेस में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर आप पहले से किसी सिस्टम में निवेश नहीं कर चुके हैं, तो 100% मिररलेस कैमरा ही लें। सेंसर साइज, क्रॉप्स सेंसर वर्सेस फुल फ्रेम। कैमरा खरीदते समय यह निर्णय भी असमंजस में डाल देता है कि फुल फ्रेम लिया जाए कि क्रॉप्स सेंसर से काम हो जाएगा। यह मेरा सभी को सजेशन है कि आपका पहला कैमरा फुल फ्रेम नहीं होना चाहिए। आप चाहे प्रोफेशनल फोटोग्राफी करते हो या शौकिया, आपको शुरुआत तो क्रॉप्स सेंसर से ही करनी चाहिए। पहले आप कैमरे के सभी फीचर्स को अच्छे से समझिए और सभी फीचर्स को अपनी फोटोग्राफी में उपयोग में लाइए। उसके बाद अगर आपको महसूस हो कि अब फुल फ्रेम कैमरा लेना चाहिए, तभी लीजिएगा। यहाँ मैं आपको आश्वस्त करा दूं कि फुल फ्रेम कैमरा ले लेने से ही आपकी फोटोग्राफी अच्छी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हाँ, पैसे जरूर ज्यादा खर्च हो जाएंगे। मेगापिक्सल। लंबे समय तक मेगापिक्सल की संख्या कैमरा निर्माताओं का पसंदीदा मार्केटिंग शब्द था। हाई मेगापिक्सल के नाम पर कस्टमर्स को लुभाने की कोशिश की जाती थी। फिर निर्माताओं ने प्रत्येक आकार के सेंसर के लिए मेगापिक्सल की ऊपरी सीमा को छू लिया और अन्य चीजों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया, जैसे लो लाइट में नॉइज परफॉर्मेंस, ऑटोफोकस की स्पीड, कंप्यूटेशन फोटोग्राफी में सुधार आदि। मेगापिक्सल का महत्व अब काफी हद तक कम हो गया है। एक 24 मेगापिक्सल का कैमरा भी बहुत अच्छी इमेज ले सकता है। यहाँ एक अच्छा नियम है जो आपकी मदद कर सकता है। सेंसर साइज के हिसाब से इन मेगापिक्सल संख्याओं का लक्ष्य रखें। क्रॉप्स सेंसर कैमरों में 20 से 45 मेगापिक्सल तक का कोई भी कैमरा सिलेक्ट कर सकते हैं। फुल फ्रेम कैमरों में सबसे बेस्ट ऑप्शंस की रेंज है, जिसमें 24 से 60 तक और बीच में कई विकल्प होते हैं। मुझे 42 मेगापिक्सल एक अच्छा मिड रेंज ऑप्शन लगता है। हालांकि मैं अभी भी नियमित रूप से 24 मेगापिक्सल वाले कैमरे के साथ शूट करता हूं, और वह भी बेहतरीन है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां मैं यह कहने में खुश हूं कि कोई भी सेंसर बुरा नहीं है। मेगापिक्सल के साथ ध्यान रखने वाली दूसरी बात यह है कि आपके पास जितने अधिक मेगापिक्सल होंगे, आपकी इमेज की फाइल का आकार उतना ही बड़ा होगा। 24 मेगापिक्सल APS-C सेंसर लगभग 56 MB आकार की फाइलें उत्पन्न करता है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि मेरे सोनी के 42 मेगापिक्सल फुल फ्रेम सेंसर में औसतन लगभग 40 MB इमेजेस होती हैं, इसलिए फाइल आकार और मेगापिक्सल की संख्या हमेशा स्ट्रेट लाइन में नहीं होती है। कुछ कैमरे अपने रॉ फाइलों को कंप्रेस्ड प्रारूपों में भी स्टोर कर सकते हैं, जिससे कुछ स्थान बचाने में मदद मिलती है। एर्गोनॉमिक्स और फीचर्स। कैमरा डिजाइन और एर्गोनॉमिक्स महत्वपूर्ण हैं, न केवल इसलिए कि हम सभी एक अच्छा दिखने वाला कैमरा चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि आपका कैमरा कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड है। यह सीधे इस पर निर्भर करता है कि शूटिंग करना कितना आसान है, जो अंततः यह निर्धारित कर सकता है कि आप उस शॉट को प्राप्त करते हैं या नहीं जिसे आप चाहते थे। मुझे व्यक्तिगत रूप से वो डिज़ाइन पसंद हैं जिन्हें कुछ लोग रेट्रो डिज़ाइन कहते हैं, जिनमें अधिकांश नियंत्रण मैनुअल कंट्रोल्स के साथ फिजिकल डायल और नॉब्स कैमरा बॉडी का हिस्सा होते हैं। हाल ही में जिन कैमरों का मैंने परीक्षण किया है, उनमें से मेरा पसंदीदा कैमरा नाइकॉन ZF है, जिससे स्क्रीन का उपयोग किए बिना लगभग हर फीचर को नियंत्रित करना संभव हो जाता है। अन्य लोगों को एक अच्छे तरह से व्यवस्थित मेनू सिस्टम के साथ टच स्क्रीन पसंद है, जिससे उन्हें कभी भी डायल के साथ झंझट नहीं करनी पड़ती। सौभाग्य से दोनों ही प्रकार के कैमरे उपलब्ध हैं। यहाँ नए कैमरे को खरीदते समय विचार करने योग्य अन्य फीचर्स हैं। कैमरा शेप एंड साइज। एक ऐसा कैमरा जो आपके हाथों में लंबे समय तक पकड़ने के लिए सुविधाजनक हो। ज्यादा वजन आपको थका देगा, वही एक अच्छी कैमरा ग्रिप कैमरे को घंटों पकड़े रखने में भी कन्वीनियंट रहेगी। व्यू फाइंडर EVF LCD। यही वह जगह है जहां आप अपनी इमेजेज को कंपोज कर रहे हैं। यहाँ मेरा सजेशन है कि यदि आप स्टिल फोटोग्राफी करने की सोच रहे हैं, तो बिना व्यू फाइंडर वाला कैमरा नहीं लेना। शार्प फोकस और सही तरीके से कंपोज करने में व्यू फाइंडर बहुत काम आता है। ऑटो फोकस कैपेबिलिटीज। यह महत्वपूर्ण है यदि आप तेजी से चलने वाले विषयों की तस्वीर खींच रहे हैं, और मेरा मतलब है केवल वाइल्ड लाइफ या स्पोर्ट्स ही नहीं।
यहाँ तक कि आप स्टेज प्रोग्राम कवर कर रहे हैं जहाँ बच्चे डांस कर रहे हैं, ऐसी जगहों पर भी फास्ट ऑटो फोकस काम आता है। साथ ही यदि आपकी प्राथमिक रुचि लैंडस्केप में है तो अल्ट्राफास्ट ऑटो फोकस वाले कैमरे पर पैसे बर्बाद न करें। इमेज स्टेबिलाइजेशन। आज के कैमरे काफी हद तक हैंडशेक को दूर कर सकते हैं। यदि आप ज्यादातर समय ट्राइपॉड के बिना शूटिंग करते हैं तो इन बॉडी इमेज स्टेबिलाइजेशन वाले कैमरे की तलाश करें और इसे ऐसे लेंस के साथ पेयर करें जो स्टेबिलाइजेशन का सपोर्ट करते हों। वीडियो कैपेबिलिटीज। स्टिल इमेजेज और कुछ वीडियो शूट करने की प्लानिंग बना रहे हैं तो वीडियो मोड, समर्थित कोडेक्स, कलर प्रोफाइल विकल्प और अन्य वीडियो सुविधाओं पर ध्यान दें। मुझे ऐसा लगता है मैंने सभी पॉइंट कवर कर लिए हैं। अब इन पॉइंट्स के आधार पर आपको कैमरा सेलेक्ट करना हो तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप अपनी पसंद का कोई भी एक ब्रांड चुन लीजिए। किसी को नाइकॉन पसंद हो सकता है, कोई सोनी चाहता है तो किसी को कैनन पसंद हो सकता है। ये सभी ब्रांड्स बहुत ही हाई क्वालिटी के कैमरे बनाते हैं। पहले नंबर पर बात करते हैं बिगिनर फोटोग्राफर्स की, जो फोटोग्राफी शौकिया तौर पे करना चाहते हैं, जो टूरिज्म बहुत पसंद करते हैं, साथ ही व्लॉगिंग भी करते हैं। उनमें आजकल बर्डिंग का क्रेज भी बहुत ज्यादा है। दूसरे नंबर पे वो फोटोग्राफर जो प्रोफेशनल फोटोग्राफी शुरू करना चाहते हैं। आप दोनों तरह के लोगों के लिए नाइकॉन का Z50, कैनन का R10 और सोनी का सोनी अल्फा 6400 बहुत अच्छी चॉइस रहेगी। ये तीनों ही कैमरे में ISO रेंज भी अच्छी है, फोकस पॉइंट भी अच्छे हैं, बर्स्ट स्पीड भी अच्छी मिलेगी, साथ ही वीडियो फीचर्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। ये तीनों कैमरे लगभग 70 से 80 हजार रुपए की रेंज में आते हैं। यहाँ मैं एक बात और रेकमेंड करूंगा कि यदि आप प्रोफेशनल फोटोग्राफी करना चाह रहे हैं तो कैमरे के साथ एक 18 से 140 का लेंस जरूर खरीदें। कैमरे के किट लेंस से प्रोफेशनल फोटोग्राफी नहीं हो पाएगी। यदि आपके पास पैसे कुछ कम पड़ रहे हों तो इन तीनों के ही निचले वर्शन भी मार्केट में हैं, जिन्हें व्लॉगर्स कैमरा बोलते हैं, जैसे नाइकॉन का Z30, सोनी का ZV-100, कैनन का R50 मॉडल। ये कैमरों में पिक्चर क्वालिटी आपको पिछले कैमरों जैसी ही मिलेगी। प्राइस इसलिए कम है क्योंकि इनमें फ्लैश और व्यू फाइंडर हटा लिया गया है। कैनन R50 में फ्लैश और व्यू फाइंडर दोनों अवेलेबल हैं। वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर जिन्हें फोटोग्राफी करते हुए कुछ समय हो गया हो और वो कम बजट में फुल फ्रेम में स्विच करना चाह रहे हैं, उनके लिए नाइकॉन का Z6 या Z6 II बहुत अच्छा रहेगा। कैनन का R8 और सोनी अल्फा 7 III भी इसी श्रेणी में आते हैं। इन तीनों की प्राइस 1 से 1.5 लाख के बीच में है। प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स के सभी काम के लिए ये कैमरे बहुत अच्छे रहेंगे। शौकिया लोगों को इसको लेने की जरूरत नहीं है। जब आपके पास थोड़े और पैसे आ जाते हैं और आप एक अच्छा एडवांस फुल फ्रेम कैमरा लेना चाहते हो जिसमें लो लाइट कैपेबिलिटी बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छे फास्ट ऑटो फोकस पॉइंट्स हो, बर्स्ट स्पीड भी बहुत अच्छी हो, इमेज प्रोसेसर भी फास्ट हो, ड्यूल मेमोरी कार्ड हो, मेगापिक्सल भी अच्छा हो, तो आपको थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। नाइकॉन Z7 II, सोनी A7 IV और कैनन का R6 इस श्रेणी के बहुत अच्छे कैमरे हैं जिनकी कीमत 2.5 से 3 लाख के बीच है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए प्राइस मैटर नहीं करती है, उन लोगों के लिए भी सोनी, नाइकॉन, कैनन ने अल्टीमेट कैमरा बनाया हुआ है जिनमें जो चाहो सभी कुछ मिलेगा। 1 लाख से ऊपर की ISO रेंज मिलेगी, सुपर ऑटो फोकस पॉइंट मिलेंगे, 25 FPS से ऊपर की बर्स्ट स्पीड मिलेगी, 6K 8K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी। इस श्रेणी के कैमरे 3 लाख से ऊपर की रेंज में आएंगे। नाइकॉन का Z8, कैनन का R3 और सोनी ILCE1 इसी श्रेणी में आते हैं। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं, कैमरा खरीदने से पहले आप अपना ब्रांड निश्चित कर लें। उसके बाद अपना बजट फिक्स कर लें। साथ ही यह दृढ़ निश्चय बना लें कि मुझे इस प्राइस के बाहर नहीं जाना है। उसके बाद अच्छे से एनालिसिस करिए कि इस कैमरे से मुझे क्या क्या करना है। अपनी प्राइस रेंज के कैमरों की स्पेसिफिकेशंस की स्टडी करिए। यकीन मानिए बहुत जल्दी ही आपको आपकी ज़रूरत का कैमरा मिल जाएगा। आशा करते हैं ये सभी जानकारी आपके काम आएगी। अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते।
जय हिंद।